इस आईआईटी ग्रेजुएट को ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था और जेल जाने के बाद भी इसने इतने कांड करे ना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है इन दो बंदों से। ये 10 जनवरी 2005 में बेंगलोर के महालक्ष्मी डीलक्स लॉज में एक रूम रेंट पर लेते हैं। रूम नंबर था 204 और रिसेप्शनिस्ट को इन्होंने अपना नाम बताया था राजेंद्र और विष्णु। अब ये उस रूम पर अपने एक दोस्त राजेश आर्थम को भी बुलाते हैं दारू पार्टी करने के लिए। रात में खूब पार्टी करने के बाद सुबह दोनों विष्णु और राजेंद्र उस लॉज से निकल जाते हैं। अब 13 जनवरी 2005 को रूम नंबर 204 से स्टाफ को काफी स्मेल आ रही होती है। पहले तो स्टाफ को लगा शायद कोई कचड़ा सड़ गया होगा या फिर कोई चूहा टपक गया होगा, लेकिन जब स्मेल बहुत ज्यादा बढ़ गई तो लॉज के मैनेजर ने क्लीनर को बुलाया रूम साफ करने के लिए, क्योंकि 10 जनवरी से वो रूम खुला नहीं था। अब जैसे ही क्लीनर रूम में जाता है वो देखता है बेड पर एक आदमी पड़ा है जिसका ये नहीं है। इसके बाद तो पूरे लॉज में शोर मच गया, जो ऑलरेडी वहां पर रह रहे थे भागने लगे। अब मैनेजर ने सबको पोलाइटली हैंडल करा, पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करा गया। अब पुलिस भी आकर उसे कैसे आइडेंटिफाई करती, उसका ये तो था ही नहीं। उन्होंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन उन्हें रूम से ना राजेश का वॉलेट मिला जिसमें से एक डेबिट कार्ड गायब था। अब जब पुलिस ने रिसेप्शन पे रजिस्टर चेक किया तो उसमें जो नाम मेंशन थे वो फेक थे, और जब लॉज के सीसीटीवी चेक करे गए तो कहीं भी ढंग से उनका फेस भी नजर नहीं आ रहा था। अब पुलिस ने आसपास के सभी स्टेशन में चेक कराया कि कहीं किसी की मिसिंग कंप्लेन तो रजिस्टर नहीं है, और फिर अलग अलग स्टेट की पुलिस ने 2-3 दिन बैठकर मिसिंग कंप्लेन ही चेक करी सारी। और तभी बैंगलोर पुलिस के पास हैदराबाद पुलिस से एक कॉल आता है। वो बताते हैं कि उनके पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मिसिंग कंप्लेन आई थी जिसका नाम था राजेश आर्थम। अब हैदराबाद की पुलिस राजेश के घर जाती है और उसके पेरेंट्स को कपड़े और वॉलेट की फोटो दिखाती है, और तब फैमिली कंफर्म करती है कि हाँ ये राजेश के कपड़े थे। वही शर्ट वो 10 जनवरी को पहनकर घर से निकला था, और वॉलेट भी उसकी बहन को अच्छे से याद है क्योंकि उसी ने गिफ्ट दिया था। अब राजेश को आइडेंटिफाई करने के बाद पुलिस उसके अकाउंट और डेबिट कार्ड की डिटेल निकालती है, और यहाँ पुलिस को एक बात पता चलती है कि 10 जनवरी को तो राजेश को ऊपर पहुंचाया गया, लेकिन 12-13 जनवरी को तो उसके डेबिट कार्ड से आंध्र प्रदेश में शॉपिंग चल रही है। डेबिट कार्ड से ब्रांड न्यू शूज और कपड़े खरीदे गए हैं। अब पुलिस विजयवाड़ा के उस शोरूम में पहुंची जहां पर शॉपिंग करी गई थी, और पुलिस ने शॉप के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उन्हें एक लड़का दिखा कार्ड यूज करते हुए। अब सीसीटीवी फुटेज में उस लड़के की शक्ल साफ दिखाई दे रही थी, तो पुलिस ने फुटेज निकाली और राजेश के घर वाले और दोस्तों को दिखाई कि तुम जानते हो इस लड़के को। और फुटेज देखते ही राजेश का एक दोस्त कंफर्म करता है कि ये तो नागेंद्र है, राजेश का बेस्ट फ्रेंड। अब ये जानने के बाद पुलिस को 18 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है जिसमें ये कंफर्म होता है कि राजेश को पहले खूब सारी शराब पिलाई गई, फिर उस पर अटैक किया। पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटीज के बाद राजेश की बॉडी फैमिली को दे दी गई अंतिम संस्कार के लिए। अब अंतिम संस्कार में नागेंद्र भी आया था और पुलिस भी नॉर्मल कपड़ों में वहां पहुंच गई थी। पुलिस नागेंद्र को ऑब्जर्व कर रही थी और वो राजेश की फैमिली के पास खड़ा फुट फुट कर रो रहा था। अब पुलिस ये सब देख रही थी और उन्हें बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था नागेंद्र। अब जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म होता है पुलिस नागेंद्र को उसके घर से कस्टडी में ले लेती है। तो बात है 2001 की, जब नागेंद्र रेड्डी अपनी फैमिली के साथ आंध्र प्रदेश में रहता था। ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था और इसने आईआईटी मद्रास से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। अब नागेंद्र की फैमिली को लगता था ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। अब इंजीनियरिंग के बाद ये अच्छी जॉब के लिए हैदराबाद चला गया, लेकिन वहां इसे अच्छी जॉब नहीं मिली तो ये 2003 में लंदन चला गया, और वहां इसे एक आईटी कंपनी में बढ़िया जॉब मिल गई, मस्त सैलरी। पर नागेंद्र को जॉब के साथ बिजनेस भी करना था, तो इसने अपने एक दोस्त राधा कृष्ण के साथ मिलकर एक काम स्टार्ट करा, और इस बिजनेस में नागेंद्र 25,000 पाउंड ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था। लेकिन राधा कृष्ण ने उन सारे पैसों को गलत तरीके से यूज करा, जिसकी वजह से कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई। अब जब नागेंद्र को पता चलता है कि उसके साथ फाइनेंशियल धोखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ी सी नागेंद्र की ना एक और बैक स्टोरी बता देता हूं मैं तुम्हें। अब नागेंद्र को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, और इस वजह से इसे अपने गुस्से और इमोशंस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। ये नॉर्मल लड़के से अचानक ही बहुत ज्यादा गुस्से वाला और अग्रेसिव नेचर का हो जाता था। अब नागेंद्र बचपन से ही ना अपनी बहन के बहुत क्लोज था, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और किसी भी लड़के को उसके आसपास नहीं देख सकता था। वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता, लड़कों से दूर रखता, और एक टाइम ऐसा आया जब वो अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव हो गया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़का उसकी बहन से बात करे, और अगर कोई बंदा उसकी बहन से बात या दोस्ती कर भी लेता तो इसे लगता कि वो बंदा इसकी बहन का पक्का फायदा ही उठाएगा, और नागेंद्र उस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ये बात इसकी फैमिली को भी पता थी कि इसका इसकी बहन को लेकर बिहेवियर ठीक नहीं है, और वो इसकी पॉजिटिवनेस को ठीक करने के लिए इसे साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले गए थे। और धीरे धीरे फैमिली को लगा कि नागेंद्र जैसे जैसे बड़ा होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। टाइम के साथ इसकी पॉजिटिवनेस और ज्यादा बढ़ गई। अब 2004 में राधा कृष्ण को नागेंद्र की बहन ने ना एक थैंक यू लेटर भेजा इंडिया से कि उसके भाई का बिजनेस में साथ देने के लिए थैंक यू। पर जब ये बात नागेंद्र को पता चली तो वो गुस्से से बौखला गया। उसे लगा कि राधा कृष्ण उसकी बहन पर डोरे डाल रहा है, और राधा कृष्ण से पहले से इसका पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। ये होने के बाद तो उसका गुस्सा राधा कृष्ण को लेकर और बढ़ गया, और सितंबर 2004 में ये राधा कृष्ण के घर पर चुपके से घुसा चाकू लेकर, उसकी फिर ये उसे अलग अलग करके किसी सुनसान जगह पर फेंक आया। और नागेंद्र वहां रुका नहीं, इसने राधा कृष्ण की सारी प्रॉपर्टी बेची और वहां से भागकर इंडिया आ गया। अब यहाँ इंडिया में हम नागेंद्र और राजेश पर आ जाते हैं। ये बचपन के दोस्त थे, दोनों आंध्र प्रदेश के एक ही एरिया में रहते थे, दोनों ने सेम पढ़ाई करी थी। लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद राजेश बेंगलोर आ गया था एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने के लिए, और ये लंदन चला गया था। अब दिसंबर 2004 में जब ये लंदन से भागकर इंडिया आया तो इसे अपने आस पड़ोस के लोगों से एक बात पता चलती है कि राजेश एक बार किसी पार्टी में गया था, वहां नागेंद्र की बहन भी थी, और उसने उसके साथ मिसबिहेव किया और
तब से उसकी बहन को वो परेशान करता, हैरेस करता। और ये सुनकर तो नागेंद्र को फिर से गुस्सा आ गया। अब ये ऑलरेडी एक बंदे को ऊपर पहुंचा के आया था, तो इसका दिमाग वही क्रिमिनल वाला चल रहा था। इसने एक प्लान बनाया और उस प्लान में इसने अपने एक फ्रेंड मदन मोहन राज की हेल्प ली। जनवरी 2005 में नागेंद्र अपने दोस्त मोहन के साथ बेंगलोर आया और राजेश को कॉल करके बोलता कि भाई मैं अपने एक दोस्त के साथ लॉज में रुका हूँ, आ जाओ दारू पार्टी करते हैं। राजेश उस लॉज में पहुंच जाता है और फिर तीनों खूब शराब पीते हैं। अब राजेश के खूब नशे में होने के बाद नागेंद्र ने चाकू निकाला और आगे का तुम्हें पता ही है, और इसने पता है उसका थंब भी निकाल लिया था ताकि कहीं फिंगरप्रिंट भी मैच ना हो। अब इतना सब ध्यान रखने के बाद ये कार्ड लेकर शॉपिंग क्यों कर रहा था भगवान जाने। अब मदन मोहन तो 11 साल तक जेल में रहा, लेकिन 2016 में पुलिस ने उसे नॉट गिल्टी बता के छोड़ दिया। पर 11 साल नागेंद्र ने पता है क्या किया। पुलिस ने जब इसे जेल में डाला तो एक दिन इसने बैक पेन का बहाना दिया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और वहां से मौका देकर भाग गया। फिर ये अपने दोस्तों के साथ बैंक रॉबरी करता, कार चोरियां करता, लेकिन कुछ महीने में पुलिस ने इसे रॉबरी केस में पकड़कर फिर से जेल में डाल दिया। पर जेल के अंदर इसने बाकी क्रिमिनल से इतनी अच्छी दोस्ती कर ली थी कि जब वो बाहर निकलते उनसे कार चोरियां करवाता। इसने जेल के अंदर ही अपनी गैंग बना ली थी। अब पुलिस इससे तंग आकर इसे दूसरी जेल में डाल देती है, वहां भी ये हरकत करके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब 10 जनवरी 2009 में जब ये हॉस्पिटल में एडमिट था तो वार्ड के बाहर नजर रखने के लिए कांस्टेबल को खड़ा किया गया था। इसने उस कांस्टेबल पर चाकू से अटैक किया और उसकी यूनिफॉर्म पहनकर भाग गया। ये फिर कार चोरियां करता है और बेंगलोर के एक बैंक में रॉबरी करने का प्लान बनाता है। इसके साथ बेंगलोर का एक लोकल गुंडा भी था और दोनों पूरी प्लानिंग के साथ बैंक में घुसते हैं। लेकिन जब रॉबरी करके ये बैंक से बाहर आते हैं तो पुलिस इन्हें घेर लेती है। लेकिन नागेंद्र नहीं रुकता, ये पुलिस पर गाड़ियां चढ़ाने का ट्राई करता है। पुलिस इस पे फायरिंग स्टार्ट कर देती है और 1 फरवरी 2011 को ये ऊपर चला जाता है। इस केस को लेकर तुम अपने थॉट्स और ओपिनियन कमेंट में देना मत भूलना, और ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ और अलग अलग केसेस सुनने के लिए प्लीज फॉलो कर लेना और कमेंट तो कर ही देना।